हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी स्पेशल तीसरे सेट को देखेंगे। इससे पहले हमने इसका 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आ जाइए, आज के सेट की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जितना कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं वह पूरा आप सीख पाइएगा, समझ पाइएगा। तो आ जाइए, शुरुआत करते हैं आज के सेट का। पहला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है और यह टाइम एंड वर्क में एमडीएच पे आधारित क्वेश्चन है और एमडीएच पे आधारित क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में देखे जाते हैं। तो गौर से समझिएगा, एमडीएच का उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब क्वेश्चन में वर्कर का भी संख्या दे, वह वर्कर कितने दिनों तक काम किया यह भी दे और कितना काम किया है यह भी दे। उस केस में हम लोग एमडीएच फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। एमडीएच फॉर्मूला देखिए क्या है, M1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 बट्टा W2। यही आपका एमडीएच फॉर्मूला है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आवर का चर्चा कर दे तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा M1 गुने H1 गुने D1। पहले पार्ट में आवर शामिल कर देंगे, दूसरे पार्ट में भी आवर शामिल कर देंगे। यहीं पे M1 गुने H1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने H2 गुने D2 बट्टा W2। इसको शामिल हम लोग कर देंगे आवर को, अगर क्वेश्चन के पहले पार्ट में आवर का चर्चा करें। लेकिन जनरली इसी पे आधारित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 40 आदमी। तो M1 के स्थान पर क्या हम रखेंगे? 40 आदमी रखेंगे। देखिए M1 के स्थान पर लिखेंगे पहला बार जो वर्कर का संख्या देगा। D1 के स्थान पर हम रखेंगे पहला बार वह वर्कर जितने दिनों तक काम किया और W1 के स्थान पर रखना है काम। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो काम होगा, इतना वर्कर इतने दिन में जो भी काम करेगा उसको हमेशा बट्टा में रखना है। वर्क को हमेशा कहाँ रखना है? बट्टा में। और D फॉर क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। तो आ जाइए, क्वेश्चन में क्या था आपका, बोला है 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार। अब देखो 40 आदमी जो है ना वह 4 मीटर ऊंची दीवार बनाया है, तो यह तो काम हो गया, तो काम बट्टा में रहेगा। और कितने दिनों में काम किया है? 15 दिनों में। यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि 40 आदमी 15 दिनों में 4 मीटर ऊंची दीवार बनाया। ऊंची दीवार बनाना काम है, तो जो काम होगा उसको हमेशा कहाँ रखना है? बट्टा में रखना है। अब आगे, अब इस पार्ट का काम हो चुका है तो आप बराबर दे दीजिए। तो अब आगे क्या बोला है कि 5 मीटर ऊंची दीवार। अब इस 5 को हम कहाँ रखें? तो W2 का वैल्यू है ना, दूसरा बार काम का मात्रा दिया है, काम दिया है, तो उसको हम लोग W2 के स्थान पर रखेंगे। पहला बार जो काम होगा वह W1 के स्थान पर, दूसरा बार जो काम होगा वह W2 के स्थान पर। तो पूछा यह गया है कि वैसे ही 5 मीटर ऊंची दीवार, काम हो गया 6 दिनों में बनाने के लिए। कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो D2 का मान 6 है। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने आदमियों की, यानी M2 का वैल्यू पूछा है तो M2 का हम वैल्यू क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। हमेशा देखिए पहले पार्ट का सब कुछ देगा, M1 D1 W1 सब मालूम रहेगा, लेकिन दूसरे पार्ट में से कोई एक मिसिंग होगा, या तो M2 मिसिंग होगा या D2 मिसिंग होगा या W2 मिसिंग होगा। तो इस बार क्या नहीं है, इस बार आपका M2 पूछा है कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 का वैल्यू, कितने दिनों की आवश्यकता होगी यानी कि D2 का वैल्यू, और कितना काम होगा यानी W2 का वैल्यू। अब बस इसे हम लोग सोल्व करेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। जो कट रहा है आसानी से पहले उसको काट लीजिए। तो 4 से अगर इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा आपका 4 दहाई 40। अब ऊपर से ऊपर वाला कटता है तो काट लीजिए। 3 से काटिएगा तो यह 3 पंचे 15 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। और 2 से अगर इसको काटिएगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब क्रॉस में गुना कर लीजिए, पंचे 25 पंचे 125, या 5 गुने 5 25 है, और 25 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 125 हो जाएगा। और 125 वैल्यू किसका आ गया? X का वैल्यू आ गया। यानी 125 आदमियों की आवश्यकता होगी 5 मीटर ऐसा ही दीवार बनाना है 6 दिन में। तो अल्टीमेटली हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे और अपने आंसर तक आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है और मेंसुरेशन आपका पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चंस बनेंगे, फॉर्मूला नहीं पता होगा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बाकी थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। बोला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया जाता है और उसी त्रिज्या के एक सिलेंडर में, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन,
उसी त्रिज्या के, यानी कि समान त्रिज्या है, देख लीजिए गोले का त्रिज्या और सिलेंडर का त्रिज्या समान है, फोल्ड किया जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। गौर से समझिएगा, जब भी किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में कन्वर्ट करेंगे, जैसे शंकु को पिघला करके गोला बनाएंगे, या गोला को पिघला करके बेलन बनाएंगे, या बेलन को पिघला करके घन बनाएंगे, किसी भी आकृति को अगर आप पिघला के दूसरी आकृति में कन्वर्ट करिएगा, उस केस में उसका वॉल्यूम जो होगा, उसका जो आयतन होता है वह समान रह जाता है। इसी मेथड का उपयोग करके ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, गलाने वाला पिघलाने वाला जो भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। पुनः सुनिएगा, जब भी हम लोग किसी एक ज्योमेट्रिकल शेप को, किसी भी आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करेंगे, उस केस में उसका वॉल्यूम, उसका आयतन क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो गोले का आयतन बोलिए क्या होगा सर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो त्रिज्या कितना है 3, तो 3 का क्यूब कितना 27, सीधे तो लिख सकते हैं ना 4/3 पाई r क्यूब। तो गोला का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का क्यूब 27 हो गया। हम 3 लिखते क्यूब करते, अगली बार जाके फिर 27 करते, उससे बेहतर r क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना 27 हो गया। चलिए यह सब गुना में है, ध्यान रखिएगा, यह सब क्या है आपका गुना में है। आगे अब सिलेंडर में फोल्ड किया गया है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर। तो त्रिज्या वही है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 पाई r स्क्वायर, और इनटू इसी का तो ऊंचाई पूछा है, तो इसकी ऊंचाई को हम h मान लिए। दोनों का आयतन निकाल लिए, यह गोला का आयतन और यह हो गया बेलन का आयतन। त्रिज्या चूंकि सेम है, तो 3 बेलन का भी त्रिज्या हो जाएगा और गोला का भी त्रिज्या हो जाएगा, बस इसका ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई को हम h मान लिए। और दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चूंकि गोला को पिघला के बेलन बनाया गया है, तो जब भी किसी एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति में कन्वर्ट करेंगे, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो कटने वाला है काटो उसको, पाई से आप काटोगे तो पाई कटेगा, 9 से काटोगे तो 9 तिया 27 कटेगा, और इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, क्या बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे बचा है आपका 4 और यहाँ पे बचा है आपका h, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो एक चीज़ आप ध्यान से समझ लो कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपका ना तो भारी होता है और ना ही हल्का होता है। अगर आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो वही क्वेश्चन आपके लिए भारी होता है। तो पूरी कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। गोला यहाँ पे दिया गया था, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, और अगर हम बात करें शंकु का, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर। गाड़ी का पहिया, यानी कि गाड़ी का पहिया तो वृत्ताकार होता है, और इस वृत्ताकार पहिया का त्रिज्या 0.25 मीटर है। अब हमें यहाँ बोला गया है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कितना दूरी तय करना है 11 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में बदल दे तो कितना हो जाएगा 11 गुने 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो कुल इतनी दूरी तय करना है, तो इतनी दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे चक्करों की संख्या पूछे, उसमें हम कुल दूरी में एक चक्कर में तय दूरी से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 20 किलोमीटर की हमें दूरी तय करना है, और हम एक चक्कर में 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो फिर चक्करों की संख्या क्या होगी। तो 20 किलोमीटर दूरी तय करना है और एक चक्कर में हम 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी कि हमें कुल मिला के 5 चक्कर लगाना पड़ेगा। मतलब आपने क्या देखा कि कुल दूरी में एक चक्कर में तय दूरी से भाग करेंगे तो निकलेगा चक्करों की संख्या। और कोई भी वृत्ताकार पहिया जो होता है वह एक चक्कर में अपनी परिधि इतनी दूरी तय करता है। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, अपने परिधि उतनी। जैसे यहाँ से चलना पहिया शुरू किया और वापस यहाँ तक आ जाएगा तो एक चक्कर हो गया, और एक चक्कर में तय दूरी क्या होगा, इसके परिधि के बराबर, और पहिया का परिधि या वृत्त का परिधि क्या होगा 2 पाई r होता है, ठीक है। तो कुल दूरी में एक चक्कर में तय दूरी से भाग करिए, तो एक चक्कर में तय दूरी क्या हो जाएगा 2 परिधि के बराबर पाई के जगह 22/7 इंटू r, तो r के जगह क्या हो जाएगा आपका 0.25 मीटर है। यहाँ भी मीटर था, ऊपर में भी मीटर से मीटर आपका कैंसिल, क्योंकि 11 किलोमीटर दिया था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ भी मीटर था, मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो चुका है। अब आप इसको सोल्व करिए तो इससे क्या निकल जाएगा, चक्करों की संख्या निकल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे चक्करों की संख्या। पुनः देखिए एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा,
कोई भी पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि इतनी दूरी तय करेगी, तो कुल दूरी में इसके परिधि से भाग करिएगा तो चक्करों की संख्या निकल जाएगा, और त्रिज्या मालूम है पहिया का तो परिधि तो निकल ही जाएगा। अब हमें सोल्व करना है। हम यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे इसको सोल्व करिए। अगर आप इसको काटते हैं 25 से, सीधे इसको काट लीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो यह आपका 11 हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब देखो बट्टा के नीचे 7 है, तो 7 जाके ऊपर 1000 में गुना होगा, तो 1000 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7000। कितना, 7000, यानी कि चक्करों की संख्या आपका हो जाएगा 7000। तो कुल दूरी में एक चक्कर में तय दूरी से भाग करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, चक्करों की संख्या। अब आपसे पूछा जाए एक चक्कर में कितना दूरी, तो 2πr, और अगर आपसे पूछा जाए कि 10 चक्कर में कितना दूरी, तो इसी में 10 से गुना करेंगे। एक चक्कर में इतना दूरी, 10 चक्कर में तो 10 से गुना, 5 चक्कर में तो 5 से गुना। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका मेंसुरेशन से है। बोला है एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या समान है। एक बेलन का और एक शंकु का आधार और त्रिज्या, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई सब समान है। ठीक है, त्रिज्या भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है। तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात, देखिए बेलन का आयतन क्या होगा, πr² इंटू h, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² इंटू h, और दोनों का क्या निकाल देना है, अनुपात निकाल देना है। यही तो बोला है ना कि त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या r, इसका भी त्रिज्या r, इसका भी ऊंचाई h, इसका भी ऊंचाई h। चूंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक बेलन और एक शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो जितना ऊंचाई इसका उतना ही ऊंचाई इसका, जितना त्रिज्या इसका उतना ही त्रिज्या इसका। यहाँ भी त्रिज्या r, यहाँ भी r, यहाँ भी ऊंचाई h, यहाँ भी ऊंचाई h। यह बेलन का आयतन हो गया, यह शंकु का आयतन हो गया, दोनों का अनुपात निकालना था, निकाल लिए। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो कटने वाला होगा तो काटिए, पाई से पाई कैंसिल करिए आप, r² h से r² h कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3। तो बट्टा वाला 3 अनुपात में रहने पर इधर आ जाता है, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1, तो दोनों के आयतन में 3 अनुपात 1 का अनुपात। अब इसको अगर आप गौर से देखिएगा ना तो एक चीज समझ में आएगा कि बेलन के आयतन का 1/3, देखिए 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। बेलन के आयतन का क्या होता है, 1/3 शंकु का आयतन होता है। इसलिए जब भी बेलन और शंकु के आयतन का आपसे अनुपात पूछे तो यही होगा, 3 अनुपात क्या होगा 1 होगा। बेलन का तिगुना शंकु का 1, शंकु के आयतन का तिगुना बेलन का आयतन होगा। ठीक है, क्योंकि बेलन का आयतन πr² h और शंकु का आयतन 1/3, उसी में 1/3 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। बेलन अगर समान त्रिज्या और समान ऊंचाई पे एक बेलन और एक शंकु दोनों बनाया जाए तो बेलन के आयतन का 1/3 शंकु का आयतन होगा। वही अनुपात सीधे पूछ रखा था। अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से है, और स्टैटिक्स भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं। पूरा जो आपका मैथ्स वाटिका का होम पेज है उसमें पहला वीडियो आपको यही मिलेगा। ठीक है, स्टैटिक्स का ही वीडियो मिलेगा, पूरा पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं जाकर के। हमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। स्टैटिक्स का यह क्वेश्चन है, विचरण गुणांक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100। क्या होता है आपका, मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100, मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। 100 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में निकलता है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना किए। अब मानक विचलन देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो मानक विचलन यहाँ पे 7 है, बट्टा माध्य देखिए क्वेश्चन में क्या है, माध्य 21 है, तो बट्टा में माध्य लिखिए और गुना करिए कितना से, 100 से। 16 आप इसको कर लीजिए, 7 या 21, 100/3 यानी 33.33, 33.33%। यही आपका क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक हो जाएगा। अब मान लीजिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाए कि हम किसको ऊपर डालें किसको ऊपर नीचे डालें, तो छोटा वैल्यू जो होगा उसको ऊपर रखिएगा और जो बड़ा वैल्यू होगा उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। और प्रतिशत में ऑप्शन देख के आपको पता लग रहा है कि प्रतिशत की बात हो रही है तो फिर हम 100 से गुना कर लेंगे। हालांकि यह फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देख लीजिए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि इस वाले व्यंजक को 3y - 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखो इतना से भाग करना है,
तो जितना से भाग करना है उतना बराबर आप लिख लीजिए 0। हमें यही बताना है ना कि इससे भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो जिससे भी भाग करना उतना बराबर 0 लिखिए। यहाँ से देखिए 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 है, बराबर के इधर आएगा तो +6, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 3 दूना 6, तो y का मान क्या आ गया आपका 2 आ गया। जितना से भाग करना है उतना बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ से y का मान निकल गया। अब यही y का मान है उसको इसमें डालेंगे तो शेष निकल जाएगा। तो डालिए 15 गुने y³ है ना, यहाँ पे क्या है y³, तो y के जगह 2, 2 का क्यूब 8, तो 15 8 120 -30 गुने y², y का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो y² का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, प्लस y के जगह 2, तो 12 गुने 2 कितना हो जाएगा 24 और -12, बस वैल्यू रख दीजिए, शेष आपका निकल जाएगा। y का जो भी मान आया है उसको हम यहाँ पे रख दिए, y³ तो 2 का क्यूब 8, 15 गुने 8 120, y² 4, 30 गुने 4, प्लस y के जगह 2 और आगे 12 है सीधे तो 12 रहेगा। अब इसको गौर से देखिए, 30 चौके 120, 15 8 120, 120 प्लस में 120 माइनस में, 120 है ना प्लस में, 120 माइनस में, 24 में से 12 माइनस करिए कितना हो जाएगा 12, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 12। तो जब भी शेष निकालना होगा तो जितना से भाग करना होगा उतना बराबर आपको लिखना है 0। यहाँ से x का y का जो भी मान है उसको इसमें पुट करिएगा, आपका शेष निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यदि px² + qx + r बराबर 0 के मूलों का योग उसके गुणनफल के बराबर है तो कौन सा सही है। देखिए यह द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का योग यानी इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, मूल को हम अल्फा और बीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, इसको मूलों का योग बोलते हैं। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, 2 मूल मानते हैं हम लोग, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। यह आपका फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब एक इसको मानेंगे तो जो x² का कॉफिशिएंट होगा वह a का वैल्यू, जो x का कॉफिशिएंट होगा वह b का वैल्यू, और जो कांस्टेंट होगा वह c का वैल्यू। अब ले चलिए फॉर्मूला के ऊपर इसको ले चलिए, सबसे पहले मूलों का योग निकालिए, तो -b/a, तो b के जगह q है तो -q/a, के जगह क्या रखेंगे p रखेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो x² का गुणांक होगा वह a का मान, जो x का गुणज होगा वह b का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह c का मान। तो सबसे पहले हम मूलों का योग निकाले, तो मूलों का योग क्या होता है -b/a, तो -b का वैल्यू q और a का वैल्यू p। आगे निकालिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू क्या है आपका r है, और बट्टा a का वैल्यू क्या होगा p होगा, और यह दोनों आपस में क्या है बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है, मूलों का योग यानी -b/a उसके गुणनफल यानी c/a, यह दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब देखिए सोल्व करिए, p से क्या हो जाएगा, p आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास -q = r, यही बचा ना, -q = r, तो इधर 0 रहने दीजिए और q को भी उस तरफ ले जाइएगा, तो r और -q है बराबर की इधर आएगा तो +q, तो r + q = 0। बोला है कौन सा सही है, तो r + q = 0 है किसी में, हाँ इस ऑप्शन में है, q + r बोले या r + q बोले एक ही बात, q + r = 0। विकल्प बी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन में जो बोला था वो हम कर दिए, बोला था मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों बराबर है, तो दोनों निकाले और उसको हम बराबर कर दिए। योग कैसे निकलता है, यही फॉर्मूला तो हम लोग यूज करते हैं द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। x - 1/x का मान 2 है, x - 1/x का मान कितना है आपका 2 है, और हमें देखिए मान किसका निकालना है, x⁴ + 1/x⁴ का। अब कैसे मान निकाले, अलजेब्रा भी हम पढ़ा चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वह सब बता चुके हैं। हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक बार स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, इससे किसका मान निकलेगा, इससे मान निकलेगा x² + 1/x² का, ठीक है। x - 1/x का मान दे और x² + 1/x² का मान पूछे, माइनस वाला देके प्लस वाला पूछे तो स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो x माइनस 1/x का मान दे और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आया। हमें पावर 4 तक पहुंचना है तो एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे और इस बार माइनस क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब प्लस वाला पता रहे, जब आपका यह पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता है कि कितना हो गया आपका 6 हो गया ना, और तब x टू द पावर 4 तक पहुंचना है तो फिर से स्क्वायर इसका करेंगे। तो अब की बार स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, क्योंकि प्लस वाला देके प्लस वाला पूछे तो स्क्वायर माइनस 2, लेकिन माइनस वाला दे करके प्लस वाला पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। तो स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, और फिर स्क्वायर माइनस 2 तो 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा 34। लेकिन इसी क्वेश्चन में समझिएगा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लगा दिया गया होता प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाता। अब क्या करते, तो अब हम स्क्वायर माइनस 2 करते, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 क्या होता 2, इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आता है। पावर 4 तक पहुँचना है, फिर से स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाता 2 आ जाता। कब, जब x प्लस 1/x का मान देता, लेकिन माइनस दिया है इसलिए एक बार स्क्वायर माइनस 2 करेंगे और अगला बार एक बार स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, चूंकि माइनस वाला दिया था तो स्क्वायर प्लस 2 करेंगे और अगला बार स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर वैल्यू आपको याद है cot 1 2 3 4 इस तरीके से cot 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 से किसी भी वैल्यू में गुना करिएगा तो सबका सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cot 1 2 3 4 सब में अगर हम 0 से गुना कर देते हैं, cot 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 से जैसे गुना करिएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 9 cos a प्लस 12 sin a बराबर 15। इस क्वेश्चन को आप पहचानिए, साइन और cos प्लस में देगा, बराबर में कोई वैल्यू देगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो साइन के गुना में होता है वह आपका लंब हो जाता है, लंब को तो हम p से डिनोट करते हैं। जो cos के गुना में होता है वह आपका b हो जाता है यानी आधार हो जाता है, और जो बराबर में होता है वह आपका h हो जाता है यानी कि कर्ण हो जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे उस केस में क्या होगा, जो साइन थीटा के गुना में होगा वह आपका लंब हो जाएगा, जो cos थीटा के गुना में होगा वह आधार हो जाएगा, और जो बराबर में होगा वह क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसको हम प्रमाणित करके अभी बताते हैं। अब आपको बताना है cot थीटा का मान, तो cot थीटा का मान क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है, तो b बट्टा p होता है। अब b का वैल्यू आप बताइए क्या होगा, तो b का वैल्यू 9 और p का वैल्यू 12, 9 बट्टा 12 हो जाएगा। काट लीजिए इसको 3 से, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि 3 बट्टा 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसा किए क्यों, जो साइन के गुना में है वह आपका लंब और cos के गुना में आधार हुआ क्यों, तो समझिए। देखिए बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो हम सब में 15 से भाग कर दिए, तो इधर भी 15 से भाग, इधर भी 15 से भाग और इधर भी 15 से भाग, सब में 15 से भाग कर दिए। तो जब सब में 15 से भाग करिएगा तो बराबर में क्या बचा आपका 1 बचा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हो गया 9 बट्टा 15 cos a, चलिए cos थीटा लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पे 12 बट्टा 15, 12 बट्टा 15 क्या हो गया आपका साइन a या साइन थीटा लिख दिए, और बराबर में कितना 1, यही आया ना। जब बाएं से दाएं प्रत्येक में 15 से भाग करिएगा तब तो यही वैल्यू आएगा। अब एक चीज सोचिए कि बराबर में 1 कब होता है, बराबर में 1 तब होता है जब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों का वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि यह पक्का किसका मान होगा, cos का मान होगा, यह पक्का क्या होगा cos होगा, तभी तो cos गुने cos स्क्वायर थीटा, और यह पक्का किसका मान होगा साइन का मान होगा, तभी तो साइन गुने साइन थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर में 1 दिया गया है, इसका मतलब कि यहाँ cos स्क्वायर होगा और यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर होगा, तो यह cos तो है, मतलब यह भी cos का वैल्यू होगा, तभी तो cos गुने cos स्क्वायर थीटा और साइन गुने साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 दिया गया है। तो cos का वैल्यू 9 बट्टा 15 आ गया, साइन का वैल्यू 12 बट्टा 15 आ गया, यह होता है आधार बट्टा कर्ण,
यह होता है आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो आधार 9, कर्ण 15, लंब 12 हो गया आपका। जो साइन के गुना में है लंब, जो कॉस के गुना में है वो आपका आधार। तो आपको सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन में देख लेना है कि जो साइन के गुना में होगा वह लंब, जो कॉस के गुना में होगा वह आधार, और जो बराबर में देगा वह आपका कर्ण हो जाएगा। बाकी जिस ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू पूछे आप उसको निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए गौर से। यहाँ पे cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है और इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू आपका 3.6 ही हो जाएगा। ठीक है, सेम रह जाएगा। क्यों सेम रहेगा, देखिए इसको जब आप चेंज करिएगा कॉसेक के फॉर्म में तो उतना ही वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तीन फॉर्मूला इसी तरीके का होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला में, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीन फॉर्मूला इस तरीके का होता है। अब इसमें से हम लोग तीसरे का यूज कर रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर आएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। या फिर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के इधर +1 है, इधर आएगा तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इसी से तो दोनों चीज लिखा जा सकता है ना, इक्वेशन को इधर उधर करके। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों लिखा जा सकता है। अब इसी का उपयोग करके इस क्वेश्चन को आइए सोल्व करते हैं। इस दोनों में से हम कॉट स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर लिया जा सकता है, तो ले लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा चूंकि कॉट 4 बार था, और प्लस क्या बचेगा यहाँ आपका 1 बचेगा, और बराबर में क्या वैल्यू है, बराबर में जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए 3.6। अब आगे देखिए, अब कॉट स्क्वायर थीटा को सबको आप कॉसेक के रूप में चेंज करिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इतना लिख दिए, इनटू कॉट स्क्वायर थीटा +1 के लिए, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा +1 के लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 3.6। अब गुना करिए, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा में गुना तो कॉसेक टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा से 1 में गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में 3.6 था तो 3.6 ही रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मान चेंज आपका नहीं होता है, कब, जब कॉट वाला दे और कॉसेक वाला पूछे, या कॉसेक वाला दे कॉट वाला पूछे, उल्टा भी हो सकता है, उसका मान दे के इसका मान पूछेगा या इसका मान दे करके उसका मान पूछेगा। और सेम सेक के साथ भी होता है, सेक के साथ tan रहेगा, सेक टू द पावर 4 प्लस tan, इस तरीके से रहेगा। तो सेक और tan वाला दे, ठीक है, सेक और tan वाला दे, मतलब कि सेक वाला दे tan वाला पूछे या tan वाला दे सेक वाला पूछे, तो वहां भी वैल्यू क्या रह जाता है आपका, इक्वल रह जाता है, सेम रह जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क से है। बोला है PQR किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में पूरा करता है तथा एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु R ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले, यह इंपॉर्टेंट बात है, R क्या किया है, काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, तो कार्य लगभग कितना दिन में पूरा होगा। सबसे पहले देखिए PQR, P कितने दिन में काम को कर सकता है, 24 दिनों में, ठीक है, P 24 दिनों में, Q कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में, और R कितने दिनों में कर सकता है, R इस काम को कर सकता है 40 दिनों में। यह सभी वर्कर का डे है। अब टोटल वर्क निकालने का तरीका है कि इसका आप एलसीएम निकालिए, तो 24, 30, 40 का एलसीएम 120, बड़का को पकड़ेंगे पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक छोटका सब न काटे। आगे 24 दिन में 120 यूनिट काम, तो एक दिन में 24 पंचे 30 चौके 120 और 40 तिया 120, इन सब का एलसीएम टोटल वर्क। और टोटल वर्क में पी के डे से भाग तो पी के एक दिन का काम, टोटल वर्क में क्यू के डे से भाग तो क्यू के एक दिन का काम, और टोटल वर्क में आर के डे से भाग तो आर के एक दिन का काम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आर 4 दिन पहले चला गया, तो आप एक चीज सोचिए, काम पूरा तो तब हुआ है जब यह 4 दिन पहले चला गया। अगर आर को हम जाने नहीं दे, यानी शुरू से लेकर के अंत तक आर से हम काम ले, तो क्या होगा, काम 4 दिन का काम आर का बढ़ जाएगा। तो आर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में 3 चौके 12, तो काम का मात्रा 120 से अब कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। बस यही एक्स्ट्रा आपको करना है। आर 4 दिन पहले चला गया, तो अगर 4 दिन पहले नहीं जाता
तो एक्स्ट्रा काम कर देता। कितना एक्स्ट्रा? तो आर एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 दिन में 4 तिया 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट ज़्यादा काम कर देता। कब? जब हम आर को 4 दिन पहले जो गया है नहीं जाने देते। तो कुल काम 120 था, 132 काम हो जाता। अब 132 काम को तीनों मिलकर तब तक करता जब तक काम चला है, क्योंकि आर को तो हम लोग जाने नहीं दिए, उसके बदले में एक्स्ट्रा काम ले लिए। अब इस काम को तीनों से लीजिए, तो तीनों मिलकर एक दिन में 5 4 9 3 12 यूनिट काम, 5 4 9 3 12 यूनिट काम। तो 132 यूनिट काम में 132/12, 12 × 11 132, यानी कि 11 दिनों का समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो वर्कर काम छोड़कर जाए, पहले जाए, उसको जाने नहीं देंगे, उसके बदले में हम क्या करेंगे? काम एक्स्ट्रा ले लेंगे और उसके बाद सभी वर्कर से काम को हम लोग फिनिश करवा लेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर, देखिए क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, ये होता है ना, और कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, यह भी तो होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और टैन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा तो कॉट थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बट्टा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, और बराबर 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 4/3। अब देखो आप, कॉस का वैल्यू कितना? 4, और साइन का वैल्यू कितना? 3। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कॉस बट्टा साइन, और 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 4/3। तो कॉस बट्टा साइन का मान 4/3, तो किसी भी भिन्न का पावर कुछ भी नहीं, तो सामने बराबर सामने, तो कॉस का मान 4, साइन का मान 3। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे आप 3 रखिए, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पे आप क्या रखिएगा? 4 रखिए। अब सोल्व करिए, 5 × साइन थीटा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 15 12 27, और बट्टा 5 तिया 15, 3 चौके 12, माइनस करिएगा 3, 27/3, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। हम क्या करेंगे? जहाँ भी साइन है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 3, और जहाँ भी कॉस है वहाँ पे हम रखेंगे 4। बाकी तो कैलकुलेशन करना है, आंसर निकल जाएगा। 5 तिया 15, 4 तिया 12, 15 12 को ऊपर में जोड़ेंगे, नीचे में घटाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। बोला है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना, ध्यान से समझिएगा, 3 वर्ष में क्या हो जाता है? 8 गुना। 3 साल में 8 गुना धन हो गया, यानी धन अगर 1 रुपया था ना, तो वह कितना रुपया हो गया? 8 रुपया हो गया। बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हमसे रेट पूछा है, इतना ही डाटा से रेट पूछा है, तो हम एक चीज इसमें निकालेंगे कि 1 साल में क्या हो जाएगा। 3 साल में 8 गुना हुआ ना, तो 1 साल में क्या हो जाएगा? तो हम इसका घनमूल कर देंगे। 3 साल का देगा, 1 साल का पूछेगा तो हम क्या करेंगे? घनमूल कर देंगे। 2 साल का देगा, 1 साल में क्या होगा निकालना पड़ेगा, तो वर्गमूल कर देंगे। 4 साल का देगा, 1 साल में क्या होगा, तो 2 बार वर्गमूल कर देंगे। तो घनमूल करिए, 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1 साल में 1 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 साल में पता है 1 साल में क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? घनमूल। तो 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2। अब इसका मतलब है कि 1 साल में 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा, तो रेट अब निकल जाएगा। 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होगा वही रेट। 1 से 2 हो गया, मतलब कितना का वृद्धि? 1 का वृद्धि। इस 1 का वृद्धि कितना पे हुआ है? 1 पे ही हुआ है ना। परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे कितना से? 100 से, यानी 100% ही होगा, तो 100% आपका रेट हो गया। यहाँ से जो भी वृद्धि हुआ है, 1 से 2 हो गया, मतलब 1 की वृद्धि कितना पे? 1 पे ही ना। 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होता है वही क्या कहलाता है? आपका रेट कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज से है। मूलधन की गणना करें, यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 हो गया, यानी मूलधन और ब्याज मिला करके 4 साल में 1200 रुपया हो गया, मतलब इसमें मूलधन के साथ साथ 4 साल का ब्याज है, और 7 वर्ष में 1500 रुपया हो गया, यानी इसमें मूलधन के साथ साथ 7 वर्षों का ब्याज। तो देखिए 1200 से 1500 हो गया, यानी कि धन में वृद्धि कितना का हुआ है? 300 का वृद्धि हुआ है। इधर कितने वर्षों में? तो चौथा साल इतना था, 7वां साल इतना हो गया, यानी कि 3 वर्षों में। तो 3 साल का ब्याज 300, तो 1 साल का ब्याज 300/3, यानी कि 100 रुपया। अब 1 साल का ब्याज 100 रुपया पता हो गया, तो हमें बताना है मूलधन। तो मूलधन बताइए कैसे निकालेंगे? तो आप बताइए कि 1200 रुपया कितना साल में हो गया था? 4 साल में, यानी इसमें मूलधन के साथ साथ 4 साल का ब्याज होगा, तो 4 साल का ब्याज माइनस कर लीजिए। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपया, तो 4 साल का ब्याज 400 रुपया। 1200 में से 400 माइनस करिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 800। या फिर यहाँ से भी 1500 रुपया 7 साल में हुआ है, यानी इसमें मूलधन के साथ साथ 7 वर्षों का ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज 100, तो 7 साल का ब्याज 700, 1500 में से 700 माइनस करिए, मूलधन आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब हम लोग बिना कलम उठाए भी दे सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यह है, किसी आयत का परिमाप 24। अच्छा, आयत का परिमाप कैसे निकालते हो? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है ना आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब वास्तव में क्या करते हैं ना कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके 2 गुना कर देते हैं तो परिमाप निकल जाता है आयत का। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हो आप? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, परिमाप 24 है और क्षेत्रफल 32 है, तो उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? यानी क्षेत्रफल परिमाप दे दिया है, हमसे पूछा है लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो क्षेत्रफल 32, देखो तो लंबाई गुने चौड़ाई 32 होगा? नहीं होगा। 6 गुने 6 32 होगा? नहीं होगा, है ना। इसका भी गुना करिए, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, हाँ 32 तो हो जाएगा। इसका गुणनफल 32 हो जाएगा, लेकिन क्या इसका परिमाप 24 होगा? परिमाप के लिए जोड़ के 2 गुना करिए, नहीं होगा। आगे देखिए, इसका देख लीजिए, क्षेत्रफल 8 चौके 32 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई 32, परिमाप 24, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, तो 8 4 12 दूना 24 हो जाएगा। तो हमारा आंसर विकल्प डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है कि एक 200 मीटर व्यास वाले लॉन में व्यास दिया गया है 200 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 100 मीटर। 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखो हम अलग से बनाते हैं, यहाँ पे एक सर्कल हम बना दिए, अब एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल हम बना दिए, और यह क्या कहलाता है? आपका वृत्ताकार वलय कहलाता है। इसका त्रिज्या हम स्मॉल r से डिनोट कर दिए और बड़का का त्रिज्या कैपिटल R से डिनोट कर दिए। अब यह जो वृत्ताकार रास्ता बना है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए या वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यही तो होता है ना, यानी कि बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को निकालेंगे तो अलग अलग निकालिएगा, तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये जो रास्ता है या जो इसको वलय भी बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि व्यास 200 मीटर है, यानी कि बड़का का त्रिज्या कितना मीटर हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। बड़का का त्रिज्या 100 मीटर। 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी छोटका का त्रिज्या 90 होगा। इस रास्ते का चौड़ाई 10 मीटर है, तो त्रिज्या 10 घटेगा तो 90 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए रास्ते का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर, तो r के जगह 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़िए, तो पाई a प्लस b, तो 100 प्लस 90 इंटू a माइनस b, तो 100 माइनस 90। इसी पे तो तोड़ेंगे ना। अब तोड़िए, देखिए कितना आ जाता है। पाई 100 में से 100 प्लस 90 क्या हो जाएगा? 190 और इंटू 10, 190 गुने 10 1900 पाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1900 पाई। देखो 200 मीटर व्यास दिया गया था, त्रिज्या नहीं, तो 200 मीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगा? 100 मीटर। 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ता छोड़ने के बाद जो अंदर वृत्त है उसका त्रिज्या कितना? 90, और इसका क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना होगा, हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करके निकाल लेंगे। अगला देखिए क्या बोला है, एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192। देखो घन के विकर्ण पर बना है, इसका मतलब कि जो घन का विकर्ण होगा ना उसी पे वर्ग बनाया गया है, तो घन का विकर्ण बराबर वर्ग की भुजा हो जाएगा। क्योंकि वर्ग को के भुजा के रूप में क्या लिया गया है? घन का विकर्ण, वर्ग की भुजा हो जाएगा। घन का विकर्ण बराबर क्या होगा? वर्ग की भुजा हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब वर्ग का भुजा अगर आप निकाल लेते हैं तो वही घन के विकर्ण के बराबर, तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू a। यह हो गया घन का विकर्ण बराबर वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 192, तो भुजा हो जाएगा √192। क्योंकि देखिए भुजा मालूम रहेगा, वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल निकलता है वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। तो अगर भुजा 8 है तो क्षेत्रफल 64, और अगर क्षेत्रफल 64 है तो भुजा 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल मालूम है, वर्गमूल करेंगे तो भुजा निकल जाएगा। अब यहाँ पे √3 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा? √64 हो जाएगा। देखिए 6 3 18 और 4 3 12, a बराबर √64 का मान क्या होगा? 8। तो वर्ग की भुजा कितना आ गया आपका? 8 आ गया। हमसे यही पूछा है, सॉरी घन की भुजा क्या हो जाएगा? 8। तो हमसे यही पूछा है कि घन की भुजा बताइए, आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12, यदि इसके समानांतर भुजा 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? समलंब चतुर्भुज, देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
बराबर देखिए क्या होता है, बराबर होता है 1/2 गुने इसके समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा अगर ए और बी माने तो a + b और गुने ऊंचाई, ऊंचाई को हम s से डिनोट कर दिए। यही समलंब का क्षेत्रफल होता है। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। दो भुजा समानांतर होता है, दो भुजा असमानांतर होता है। जैसे यह आपका समलंब चतुर्भुज इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इसमें देखिए यह भुजा समानांतर होता है और यह दोनों भुजा समानांतर मतलब भुजाओं के बीच का अंतर समान। इस दोनों भुजाओं के बीच का अंतर देखिए यहाँ कुछ और है, नीचे जाएंगे तो कुछ और हो जाता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं h से। बस इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब क्वेश्चन में देखिए क्षेत्रफल तो दे रखा है कितना, समलंब का क्षेत्रफल 12, तो क्षेत्रफल की जगह 12 लिखेंगे बराबर 1/2 गुने एक समानांतर भुजा का माप दिया है 3, दूसरा का माप b ही रहने देते हैं, इंटू ऊंचाई भी दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई भी दे रखा है तो h के जगह हम 3 सेंटीमीटर डाल दिए। ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 3 से काटिए, 3 चौके 12, क्रॉस में गुना 4 दूना 8, 8 बराबर 3 + b, यही तो बचेगा ना 3 + b, +3 इधर आके 8 में से माइनस होगा 5, 5 बराबर b, तो b का वैल्यू कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर यानी कि दूसरी समानांतर भुजाओं का माप, भुजा का माप आपका निकल गया है 5। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 1 मीटर कोण वाले एक घनाकृति बॉक्स में 10 सेंटीमीटर कोण वाले कितने छोटे घन को रखा जा सकता है ना। एक बड़े घन में कितना छोटा घन रखा जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग करेंगे। तो इसमें देखिए 1 मीटर बोला है ना, इसका मतलब कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा 100 सेंटीमीटर है और इसमें 10 सेंटीमीटर देखिए सेंटीमीटर के रूप में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर दिए। 10 सेंटीमीटर कोण वाले कितने छोटे घन को रखा जा सकता है, तो बड़े घन का आयतन भुजा क्यूब होता है तो 100 गुने 100 गुने 100 सेंटीमीटर के रूप में ही है दोनों। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग, तो छोटा घन का आयतन क्या हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10। आयतन कैसे निकालते हैं, भुजा का क्यूब, तो भुजा 100 सेंटीमीटर तो आयतन 100 गुने 100 गुने 100 भुजा का क्यूब, तो बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन। इससे क्या निकल जाएगा कितना छोटा घन रखा जा सकता, 10 गुने 10 गुने 10 1000, तो 3 जीरो काटिए, 100 गुने 10 यानी कि 1000, तो आपका आंसर कितना हो गया 1000। तो 1000 छोटा घन इसमें रखा जा सकता है। तो इस तरीके से आज का सेशन आपका समाप्त हुआ। कुल 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने आपको कराया। कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। इसके अलावा लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।